जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। जैसा मैंने आपको वादा किया था कि मैं जनरल नारायण को लेके आऊंगा एंड जनरल साहब हमारी थोड़ी आंखें खोलेंगे किस चीज में कि भारत की एक्चुअली हिस्ट्री कितनी पुरानी है। कहीं ना कहीं ये सवाल हमारे को बहुत खटकता है, क्योंकि स्पेशली जब चाइना अपना एक गंदा सा नैरेटिव भेजता है, ठीक है, बैट सूप के अंदर डिप मार के, कि भैया मैं 5,000 साल पुराना हूँ, सबसे पुराना मैं। इजिप्शियंस वहां पर पिरामिड की बात करते हैं, 5,000 4,000 साल पुराने। हम यहाँ इधर उधर देखते हैं, यार हम लोग भी तो उतने ही पुराने हैं, लेकिन हमारा कोई बोलता क्यों नहीं है। तो आज पहली बारी आई थिंक हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे डेफ टॉक्स के अंदर, जहां पर हम एक्चुअली बोलेंगे भारत कितना पुराना है। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो, ऑनर टू हैव यू। नमस्कार। बिल्कुल, मैं जो अभी बताने वाला हूँ, मैं दो तीन चीजें कंबाइन कर जो मैंने अपने जिंदगी में किया है उससे बात करूंगा। एक है अपने वैदिक टाइमलाइंस जो हमारे शास्त्र में दिए हुए हैं, और फिर उसको कनेक्ट करूंगा प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह के साथ टू प्रूव दैट वी आर करेक्ट। हमारे शास्त्र गलत नहीं बोलते थे, और कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इन्होंने बोला हुआ है। 1,000 साल नहीं, मैं मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात कर रहा हूँ, लाखों साल पहले। और फिर प्लेट टेक्टोनिक्स से अपने सब कॉन्टिनेंट के बारे में बात करूंगा कि क्या था, किधर था। हमारे सब कॉन्टिनेंट में ही हम क्यों कहते हैं सिविलाइजेशन यही था। अगर हम अपने शास्त्र पढ़े और बाकियों का भी पढ़े, अवतार यहीं पे उतरते हैं। बाकी कोई अवतार के बारे में बात नहीं करता है, वो सब सन ऑफ गॉड की बात करते हैं, जो जो हमारे शास्त्र में अंश अवतार बोलते हैं। अवतार के बारे में कोई नहीं बात करता है। तो इसका एक स्लाइड्स के साथ, ताकि आप समझो, और अगर आप उसको अपने पास लिंक जब मिल जाता है तो अपने पास रख के समझिए, पढ़िए, अराइव एट योर ओन कंक्लूजन। दिस इज ओवर। जब I was lucky to have been born in a very spiritual sort of a family. तो ये चीजें मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ और पढ़ता चला गया हूँ, और अभी भी पढ़ता हूँ। तो ये वो छोटा सा स्लाइड्स जो बनाया है, ये मेरी जीवनी में जो मैंने सीखा है उसकी निचोड़ है। तो लेट्स गो टू द स्लाइड। विदाउट एक मिनट के भी डिले के बिना। भारतवर्ष, ओके, ये हमारा नाम है एम्परर भरत के नाम से, और ये सबसे एंशियंट और कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन। कंटिन्यूअस क्यों मैं कहता हूं, ये मेरे टॉक के दौरान आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट। सो हमें अपना वैदिक टाइमलाइन में हम कहते हैं काल चक्र। ये बौद्ध धर्म में भी व्हील ऑफ टाइम कहा जाता है। ये और एक हमारा है चतुर्युग साइकिल। सतयुग या कृतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ये साइकिल चलता है। तो हमारा काल चक्र क्या है? सेकंड। ये हर 60 सेकंड के बाद रिपीट होता है, क्योंकि 60 सेकंड के बाद तो मिनट हो जाता है। सिमिलरली मिनट हर 60 मिनट के बाद रिपीट हो जाता है, क्योंकि 60वें मिनट के बाद 1 घंटा हो जाता है, उसके बाद दोबारा से मिनट्स की साइकिल शुरू हो जाती है। घंटा हर 24 घंटे के बाद रिपीट होता है, क्योंकि घंटे के बाद 24 घंटे के बाद एक दिन हो जाता है, उसके बाद घंटा रिपीट होता है। आपका दिन हम अपने शास्त्र के टाइमलाइन के मुताबिक, जो हम लूनर कैलेंडर से चलते हैं, सोलर कैलेंडर से नहीं, उसमें लूनर कैलेंडर में तिथि इंपॉर्टेंट होता है, एग्जैक्ट टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता है। डेट, जो सोलर कैलेंडर है वो डेट है, लूनर कैलेंडर तिथि है कि उस दिन नक्षत्र क्या थे। तो हर दिन जो हमारा है 360 दिन के बाद दोबारा रिपीट हो जाता है, क्योंकि 360 दिन के बाद हमारा एक साल हो जाता है।
अपने स्क्रिप्चर्स के मुताबिक हर महीने में 30 दिन है, 30 दिन है, 12 इंटू 30, 360। हर महीना जो है वो 12वें महीने के बाद दोबारा रिपीट होता है। साल, हमारा साल, हर साल का नाम होता है और 60 साल में वो रिपीट होता है दोबारा से। ठीक है। और उसी तरह चतुर्युग, 4 युग हैं, और चौथे युग के बाद दोबारा से पहला युग, ये साइकिल होता है। और इसी साइकिल में बोलते हैं जो आपका, आपकी आत्मा है, जिसको हम सोल भी कहते हैं, अगर उसे निर्वाण या मोक्ष नहीं मिला, आप वापस आएंगे और बार बार इस धरती पे आएंगे जन्म ले। ये काल चक्र के अंदर आप फंसे रहेंगे। इसीलिए शिव जी का दूसरा नाम है त्रिकाल ज्ञानी। वो काल के परे है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये काल के परे है। लेकिन जो हमारे, हम अपने भगवान वगैरह बोलते हैं, जिसको हम अलग अगर रोमन लैंग्वेज लें तो डेमी गॉड्स हैं, जैसे इंद्र है, वरुण है, ये सब काल चक्र के बाहर नहीं है। उनका समय खत्म होने के बाद, डिपेंडिंग कि उन्होंने किस तरह से अपनी जीवनी उस आकाश में जिए हैं, वो वापस आएंगे धरती। क्योंकि मैंने आपको आकाश या लोक के बारे में बात किया है। अपने स्क्रिप्चर्स में 14 लोक हैं। धरती एक लोक है, इसके ऊपर 6 लोक हैं, और इसके नीचे हम वैसे ही पाताल, हेल बोलते हैं, उसमें 7 लोक हैं, अलग अलग लेवल के। और ये लोक अगर आप समझते हैं तो दूसरे डायमेंशन में है, ट्रांस डायमेंशनल। कई लोग बोलते हैं वो डिफरेंट डायमेंशन चले जाते हैं, आप इस डायमेंशन में नहीं रहते, जो धरती का डायमेंशन है उसमें नहीं रहोगे। ठीक है। उसके बारे में अगले बार अगर किसी ने सुनना है तो वो नेक्स्ट इसमें समझाऊंगा। नेक्स्ट एक डाउट है सर, तो लोक विल बी डायमेंशंस? यस, डिफरेंट डायमेंशन। और हर लोक का आकाश होता है। और दूसरा है, इनको क्लब करते हैं, इनको बोलते हैं, जैसे शिव जी का एक और नाम है जो कि त्रिलोक नाशिनी, मतलब 3 लोगों को नाश किया है। उधर पे दूसरा कॉन्सेप्ट है वो, भूताकाश, चित्ताकाश, चिदाकाश। भूताकाश है ये धरती, चित्ताकाश है जो आपके ऊपर 6 लोक हैं और नीचे जो 7 लोक हैं, वहां पे आप केवल चित्त, मतलब आपका कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है, आपकी आत्मा प्रेजेंट है। आप कोई सा भी फॉर्म ले सकते हैं, आपको जो फॉर्म पसंद है आप ले सकते हैं। यू कैन टेक एनी फॉर्म यू वांट। मोस्ट फेमस स्टोरी है जो अहिल्या का था अपने रामायण में, कि इंद्र was so fascinated by her, he took her husband's form। इन्हें आप कोई सा भी ले सकते हैं। और सबसे परे है चिदाकाश, उसको सूर्यलोक भी बोलते हैं, जहां पे जिन लोगों को मोक्ष मिल गया है वो वहां जाते हैं और प्रलय के समय पर ब्राह्मण में विलीन हो जाते हैं। उसके बाद उनका आना डिपेंड करता है कि जो भी अवतार अवतरित हो रहे हैं उनको मदद करने के लिए उनके आगे या पीछे या साथ में आना है तो वो साथ आते हैं। इसीलिए जो अवतार के साथ आते हैं और अवतार के साथ चले जाते हैं, मतलब वो उनको मोक्ष मिला हुआ है, अवतार के काम में मदद दे करने के लिए आए थे और निकल गए। ठीक है। सिमिलरली उनको, लोगों, धरती में लोग हैं, उनको मदद करने के लिए आते हैं, तो जो ऋषि मुनि हैं जो आके आपको सिखाते हैं, फेमस, वो भी इसीलिए अवतरित होते हैं।
तीन ही आचार्यों को मानता हूं मैं अपने, जो है अपने शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य। शंकराचार्य हमारे स्क्रिप्चर्स के मुताबिक तीन कॉन्सेप्ट है। एक है अद्वैत फिलॉसफी, नॉन ड्यूअलिज्म, कि मैं, यू एंड गॉड आर द सेम। सेम। You need a very high level of spiritual understanding to understand that concept and live in that concept. वो शंकराचार्य जी ने स्प्रेड किया था। उसके बाद आए रामानुजाचार्य जी, उन्होंने निकाला था विशिष्ट अद्वैता। विशिष्ट अद्वैता इस कि आप और गॉड अलग हैं, बट ईश्वर आपके अंदर है, कहीं बाहर नहीं है, ही रिसाइड्स विद इन यू। तो इसीलिए विशिष्ट अद्वैता, विच इज अ क्वालिफाइड मोनोइज्म in the sense that God is in you. Advaita is monoism. And then अगर वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, उसके साथ जीना नहीं पा रहे हैं, तो माधवाचार्य आए और द्वैता फिलॉसफी, आप और ईश्वर अलग है, और द्वैता फिलॉसफी टेक्स द पाथ ऑफ भक्ति। आप अलग हो, ईश्वर अलग है, ईश्वर पे भक्ति करिए। सो अब फेमस इन दैट इज मीराबाई। ठीक है, तो ये है आपके लोक और ये सब, बट वील स्टिक टू द काल चक्र। तो एक चीज याद रखना कि हमारे इसमें 12 महीने में हर में 30 दिन है और 360 दिन है हमारे, और हमें इसकी चिंता नहीं करनी है कि हर 4 साल बाद एक लीप ईयर देना है, क्योंकि तिथि के मुताबिक डेट, एक्चुअल डेट बदल जाता है आपके ग्रेगोरियन कैलेंडर में। आपने कभी सोचा है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर 12 महीने है, 12वां महीना इन रोमन न्यूमरल इज 10 दिसंबर, डेका इज 10। जो 10th मंथ है, it responds to 8 अक्टूबर। कुछ सोच पड़ा कि कैसे, मतलब आप जो 12वां महीना है उसको नंबर 10 से जोड़ रहे हो, बट वी लीव दैट असाइड। मैं वही पूछने वाला था आपसे, ये आप जो चीज आपने बताया है सर, क्योंकि कहीं ना कहीं, एंड आई यू नो I may sound like a fool to say this, but I don't think any question is a foolish question. ये जो Western philosophy है about birth and all that stuff, ये तो सर पूरी यही है, थोड़े नाम चेंज करे हुए हैं इन लोगों ने, और कुछ नहीं है ना। बाकी उनका फिलॉसफी तो ये है, दिस इज द ओनली लाइफ। नहीं, लाइफ के बारे में नहीं सर, टाइम के बारे में जो आपने एक स्ट्रक्चर बताया, डिमेंशंस के बारे में बताया है, ये चीजें अगर हमको तो यही से ठीक है, 3-5 हजार साल पुरानी पता है, ये हमारे अगर वेदों में ये सब कुछ लिखा हुआ है भाई, जब से सृष्टि की रचना हुई है, सनातन धर्म तब से है, इसीलिए तो कहते हैं सनातन, इट्स इनफाइनाइट। एवं नाम थोड़ी पड़ा है सनातन। इन लोगों ने कॉपी तो करा है, लेकिन बड़ा गंदा कॉपी करा है सर। पार्डन? कॉपी तो करा है सर, लेकिन बड़ा गंदा कॉपी करा है। किसी चाइनीज को लेके गए थे क्या करने के लिए? नहीं, आगे समझाऊंगा मैं कैसे हुआ, बिकॉज उसके बाद जितनी समझ रह गई थी उसके साथ किया। You will understand this through plate tectonics and other things also. I'll explain it. Let's go next slide. So now this is your cycle of Chatur Yug. Total 12,000 years होता है, जिसमें एक्चुअल युग का टाइम 4,000, 3,000, 2,000, 1,000, which is 10,000 years. और जो संध्या पीरियड है, where you the period decays and goes into the next Sandhya period of the next yug, and then the change occurs. It is difficult for you to shift from one particular yug immediately to the other yug.
So there is a 500 साल Sandhya लगता of the previous yug and the Sandhya of the next yug that you have, and then you come into that yug proper, and then it carries on. So 800 दोनों मिला के आगे पीछे मिला के 800, 600, 400, 200, which works out to 2000, and that is how it is 12,000 years, which is 4.32 million years. एक चतुर्युग. Okay, and one a Manu, एक after every 71 Mahayug. ब्रह्मा जी, इसको समझाने के लिए बताता हूं, 4.32 मिलियन ईयर्स. ब्रह्मा जी के इस साइकिल में ब्रह्मा जी की लाइफ साइकिल इज सेट टू बी 100 ईयर्स एज पर स्क्रिप्चर्स. उनका एक दिन जो होता है, जिसको कल्प भी कहते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू हिज नाइट ऑल्सो, एक कल्प 1000 इस तरह के महायुग चतुर्युग के साइकिल को देखता है. So wait. एक, oh man, that's See, one Chaturyug is 4.32 million years. ठीक है. Multiplied by 1,000 times, that is one day of Brahma. वो एक कल्प है. 4.32 million into 1,000. 1,000, which is 4.32 billion years. And when you read the West dating and study of our Earth, they say the life of Earth is 4.2 billion years. Yeah, 4.23 right? billion years. And we are telling life of the complete Srishti is 4.32 billion years. जो पता नहीं कितने लाखों साल पहले का लिखा हुआ है. That is one day of Brahma. Then there is nothingness for 4.32 billion years, and then the next day of Brahma starts. इस तरह से 360 दिन में ब्रह्मा जी का एक साल होता है, और ब्रह्मा जी का इस सृष्टि के रचयिता जो है 100 साल है. और उस 100 साल के बाद फिर 100 साल कुछ नहीं, और उसके बाद दोबारा से ये सृष्टि फिर से शुरू होता है. और हर एक दिन में वो 14 मनु देखते हैं. हर एक दिन में 1000 साइकिल के अंदर 14 मनु आता है. एक मनु 71, ये जो साइकिल होता है, एक साइकिल 4.32 मिलियन ईयर्स, 71 such cycles is after one Manu, with one Manu. Okay. So 14 into 71 is 994 God years, and those 6 God years are covered in the Sandhya period from one Manu to the next. That is how this whole thing is. And in the current cycle, I will tell you where we are, how we are. We are in the 7th Manamantra. Next में जाना. Now I will relate scientific. अगर एक मनु है, he is supposed to be the lawgiver for all mankind. It is much easier when you have in plate tectonics, there is a concept of a supercontinent. Bulk of the landmass of the earth that is there today is covered, joined together. अगर सारे joined together हैं, so it is much easier for the Manu to give his laws to the entire mankind. और हम कहते हैं अभी हम 7वें मनु में हैं. भाई साहब, plate tectonics, I have given you the link. There have been 7 supercontinents till date. Because of the movement of the earth and the centripetal force, the land masses break apart and join back again, break apart and join back again. Every 300 to 350 million years,
one supercontinent is formed. I will give you the names of the super. हाँ, ये आपके ओ गॉड, जितने भी लैंड मास है अभी, जैसे अमेरिकाज है, यूरेशिया है, अफ्रीका है, ये सारा ये मूवमेंट because of the spinning rotation of the earth and the earth rotating around the sun, and all this is moving. Your Milky Way is not static, it is moving at million miles per hour. ये सारा movement creates your centripetal force and centrifugal force, so your landmass keeps breaking and joining back. अभी भी कह रहे हैं ना, Africa, eastern coast of Africa is breaking apart. It is because of this, and then they join back again. And every 300 to 350 million years, you get a supercontinent. Bulk of the landmass is joined together. Ideally, Manu comes when the supercontinent is formed. And as per our Vedic timelines, Manu also comes around the same time, 300 to 300 million years ago. Every coincident है? नहीं. this is the second coincidence in the show. Yes. अभी तो आप next. सिंपल लैंग्वेज में सर एक बारी जरा ये, क्योंकि काफी आई कैन सी सिंपल द, लैंग्वेज में बता रहा आई हूँ कैन, मैं जो बोल रहा हूँ नहीं या वो स्पिनिंग धरती क्योंकि स्पिन होता है, तो धरती के ऊपर जितने भी लैंड मास है, सी रिमेंबर 70% ऑफ द अर्थ इज वाटर, 30% ओनली इज द लैंड मास. अब जब ये 30% लैंड मास है, बल्क ऑफ द लैंड मास फिर एक साथ जुड़ जाते हैं, और जब ये जुड़ जाते हैं तो इसको प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर इसको कहते हैं सुपर कॉन्टिनेंट. और हर 300 से 350 मिलियन ईयर्स में ये सुपर कॉन्टिनेंट बनता है. और अभी तक 7 सुपर कॉन्टिनेंट बन चुके हैं इस धरती पे. और हमारा भी कहना है कि मनु जो है 7वां मनु है. और अगर सुपर कॉन्टिनेंट के साथ ही मनु आएगा, क्योंकि अगर लॉ गिवर है पूरे संसार के लिए, तो सुपर कॉन्टिनेंट में लॉ गिविंग तो आसान हो जाता है ना, सब कनेक्टेड है. यू कैन कंट्रोल द एंटायर लॉट ऑफ पीपल एंड बी एबल टू टीच देम हाउ टू लिव. अदरवाइज यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू वन टेक्टोनिक प्लेट ओनली. और हमारे साइकिल में भी मनु जो है, जो 71 साइकिल के बाद मनु देखता है, इट कम्स टू 300 to 350 मिलियन ईयर्स. 4.32 into 71, एक चतुर्युग 4.32 मिलियन ईयर्स होता, मल्टीप्लाइड बाय 71 3000 मिलियन ईयर्स के आसपास आ जाता है. बिटवीन 300 to 350 मिलियन इफ यू यूज टेक दी संध्या, आपका एक मनु आता है. मतलब जब जब सुपर कॉन्टिनेंट बनता है तब तब आपका मनु आता है. और इमेजिन जब सुपर कॉन्टिनेंट आ रहा होगा, इकट्ठे हो रहे होंगे, किस तरह का प्रलय मचा होगा जुड़ने के टाइम. तो ये 7 बारी जुड़ा है, 7 बारी टूटा है, 7 बारी मतलब, या अभी टूटा है. और अभी कह रहे हैं कि अभी कितना मिलियन ईयर्स, अभी बताऊंगा मैं कितना हो चुका है टूटने के बाद. और अब we have about 100-150 million years for the next supercontinent to form. तो अभी आप एक चीज देखिए, हमारे जो छोटे भाई हैं वेस्ट में सॉरी जोक प्रॉब्ली अ बैड वन, बट ये लोग तो सर ये जो लास्ट मूवमेंट की बात करते हैं, ये तो 7 की तो इनमें तो वो है ही नहीं. ये केवल अपने इसमें लिखा हुआ है भाई. अमेजिंग अमेजिंग. ये and these I have taken out from our scriptures which I have read, and the plate tectonics which I used to read. वो क्या मूवमेंट होता है अर्थ का, कैसे, कहाँ, क्या. And the next, when we go, I will show you the names of the 7 and correlate the current cycle के मनूस के नाम. Next. जी. Now ये दोनों लिखे हुए.
वालबरा वॉज द फर्स्ट स्वयंभू मनु, मत्स्य अवतार में बताते हैं ना, सो ही वॉज स्वयंभू मनु। किंग क्या था? सर्वत्र सत्यव्रत, किंग सत्यव्रत वॉज सिलेक्टेड, ही वॉज द मनु, उसको वेद सिखाया गया था मत्स्यावतार में, एंड ही वॉज कंसिडर्ड स्वयंभू मनु। नेक्स्ट इज उर स्वरोचिश, केनोरलान उत्तमा, कोलंबिया या नूना, तापस या तमस, रोदीना, रैवत, पनोटिया, चक्षुषा, और लास्ट वो स्पेंजियन, एंड वी हैव वैवस्वत मनु। जो अभी हमारा चल रहा है, लैटिन नेम की, दे हैव गिवन दोस नेम्स, उनका लैटिन और वगैरह से निकाल के लेते हैं। लाइक रोडीना इन रशिया, रोदीना, माया रोदीना, रशिया इज माय मदरलैंड, my country. That's exactly but why Rodina I asked. is one of the names of the supercontinent. Pangaea, Vaivasvat. Russian language is very close to Sanskrit, huh? क्योंकि आपने दो नाम बोले, एक तो रोडीना बोला और दूसरा कोलंबिया बोला। कोलंबिया इज अ वेरी ओल्ड नेम, या बहुत पुराना नाम। तो ये अपना सातवां वैवस्वत है। डू यू नो व्हाट इज द रशियन वर्ड फॉर इनफ्लेमेबल? अग्नि उपासना। अग्नि के उपासना में क्या डालते हो? घी डालते हो। घी से क्या लगता है? आग उठता है। दैट इज द रशियन नेम फॉर इनफ्लेमेबल। Russian language is very close to Sanskrit, where you have conjugation and declamation of all the words. Very few exceptions. Sanskrit में तो कोई exceptions नहीं है. Russian has very limited. And the third language, second language which is close to Sanskrit after Russian is German. बाकी are not that close. Okay. Next. Now, so 7 continents as per our science, 7th Manu as per our scriptures. So it is giving quite a lot of veracity for our scriptures, and there are many more. चलते चलते आपको बताते जाऊंगा मैं, ठीक है? अगले में अभी आप देखते हैं भारत के बारे में, अभी के भारत के बारे में, और उसको रिलेट करते हुए चलेंगे। तो ये याद रख लेना, 7th मनवंत्र है, नाम है वैवस्वत। आगे चल के आपको बताऊंगा कि हम इस समय, इस पूरे सृष्टि के चतुर्युग का जो कुछ हो रहा है, ब्रह्मा जी के किस समय आज हम हैं। Where in this entire huge timeline of Brahma ji is the current situation located? So now let us look at plate tectonics further. Next. So this is indicating Pangaea, which broke up into Laurasia and Gondwana, and that is breaking up into further your Australian plate, Antarctica, America, Europe, सब टूट रहा है. Indian subcontinental plate, how big it is we don't know. The biggest error a lot of the scientists do is placing the actual shape of Indian subcontinent today and placing it there. No. Because when you moved and when you have crashed with the Eurasian landmass, there will be a lot of changes to your shape and size. ऊपर उठेगा, टूटेगा, बिखरेगा. So I will indicate certain things in the next slide. So when we broke up around 180 million years ago, okay, from the Gondwana, and when you look at the plate tectonics and all these ages that they talk about, the age of the dinosaur, Jurassic age, also starts around same time, 180 million years ago, on Gondwana and Laurasia. And they ruled the roost for a long time. I will tell you till how long. But your continental plate had broken away from it.
So your Okay. continent was the only continent with subcontinent which was safe. You found very limited an odd fossil you found in central India, and maybe an odd fossil you found in Rajasthan. So we have Yeah, Abhinandan with us, who's a paleontologist, and he wrote this comment yeah, before you just said. on the Narmada. You just one odd you found here and one odd there. Not the size and shape in which they were ruling the roost on Gondwana, and where you keep finding so much Africa le lo, America le lo, Europe le lo, you find enormous amount of fossils, and that is what led to all those movies of Jurassic Age. Hmm. Okay, so can civilization thrive when on those land masses when the dinosaurs were there? You were safe relatively quite a lot. This आप तो is where आइलैंड हो गए ना उस टाइम पे. civilization. You would have been an Yeah, island floating. I'll show you the shape and size. I'll link it to our Tamil literature also. We go to the next. Next slide. Now, there are 2, 3 names to the size and shape which I am showing. To the right is what the plate tectonics people talk about, which I don't agree, because you're talking about the shape and size in which the Indian subcontinent is today, and you're playing that. It would not have been that. उस तरह से होएगा ही नहीं. जो टूट के निकला था उसका शेप एंड साइज बिल्कुल अलग रहा होगा. ये जो शेप एंड साइज हम देख रहे हैं, मेडागास्कर, सेशल्स, मॉरिशस और बीच में आपके मालदीव्स, श्रीलंका, सब कनेक्टेड था टू द बेस ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. अब इंडियन सबकॉन्टिनेंट इस तरह से ट्रायंगल में था, पेनिनसुला चौड़ा था, नहीं पता. इसके बारे में कोई कहीं लिखित मिला नहीं है. लेकिन तमिल लिटरेचर में ये नीचे का जो ग्रीन पोर्शन है, इसका नाम कुमारी कंडम बोला है, और इसके बारे में काफी लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ तकरीबन नजदीक तक जाता था. और ये लिटरेचर मिलता है जिसमें बात करते हैं 3 तमिल संगम जो हुए थे. पहला जो था ये इसी जो लेमुरिया या कुमरी कांडम है, इसके बिल्कुल बॉटम में क्लोज टू ऑस्ट्रेलिया. द सेकेंड टेक्स प्लेस इन श्रीलंका एंड द थर्ड इन इंडिया इन केरला. एक I think he was a German anthropologist, I think it was, who called this lost plate as Lemuria because of lemurs, which are found only in Madagascar, Sri Lanka and India. और कहीं नहीं मिलते ये. जो लेमूर है मेडागास्कर में है, श्रीलंका में है, इंडिया में. और तीनों सेपरेट सेपरेट हैं. कैसे जंप हुए? Obviously they were one landmass at one time. Yes. And now when it would have gone, and next slide में चलते हैं. Next, हम actually ऑक्सफोर्ड में ये इन्होंने टेस्ट किया था, लैब टेस्ट इन 86 on the movement of the Indian subcontinental plate, and they arrived at that it is not connected to the magma because the speed at which we moved in plate tectonics, it is equivalent to being a Formula 1 Grand Prix. इतने तेज से landmass which is connected to the magma doesn't move. The Indian subcontinental plate, as per उनके रिपोर्ट के मुताबिक 200 किलोमीटर डेप्थ है इस इंडियन सबकॉन्टिनेंट प्लेट में. It's a floating island, and it is not connected to the magma, and it crashed into the Eurasian plate which was there around 50 to 65 million years ago. Okay, now during its travel across the ocean, this would have been the place where civilization was, because the rest of the landmass, it was Jurassic age. It was age of the dinosaur. Caves में घुसे होंगे Cave सारे dwellers. बचने के लिए. Cave dwellers.
जी. Okay, so rivers like Krishna, Kaveri, Godavari, Narmada, Mahadev could have been there. What would have been the rivers to the north is not known. बट अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ने से ये अंदाजा निकलता है that Vindhyas were a mountainous watershed. It was said that the Vindhyas blocked the sun. They were very high. और ये कहानी है इसमें अपने रामायण में भी नहीं, शिव पुराण में, कि जब शिव जी और पार्वती जी की शादी हो रही थी तो सारे जनमानस और गॉड्स केम टू विटनेस दैट, तो अर्थ टिल्ट हो गया. तो शिव जी ने अगस्त्य ऋषि को बोला था कि आप साउथ में जाएं बैलेंस मेंटेन करने के लिए. जब जा रहे थे तो नारद जी उनसे कह रहे थे नाटक में कि भाई ये जो विंध्यास है ये सूर्य को रोकने की कोशिश कर रहा है, बढ़ता जा रहा है. तो जब ये विंध्यास पार करते हैं तो उसमें लिखा है कि विंध्यास गोज टू द ऋषि टू टेक ब्लेसिंग्स. और अगस्त्य ऋषि उनसे कहते हैं कि आप इसी तरह झुके रहिए जब तक मैं वापस नहीं आता, और वो कभी वापस नहीं आए. इसलिए विंध्या का साइज कम हो गया. मेरा ये मानना है कि जब ये प्लेट टकराया होगा, there would have been a lot of changes to a lot of things, and I think the Vindhyas broke and fell across, and that is how the Satpura ranges came about, and after that only the Narmada would have started. Narmada, if you see, the valley is between the Vindhyas and the Satpuras. जब आप पुराने अपने देवी महात्म्य की स्तुति अड़गिरी नंदिनी करके है, दुर्गा के ऊपर है, उसमें विंध्य विलासिनी बोलते हैं कि भाई माउंटेन्स में रहते हो, विंध्यास में रहते हो. विंध्या इज नॉट अ माउंटेन. So that means that before that plate has hit, Vindhyas would have been a mountainous watershed with rivers flowing all over. Kaveri, Godavari और ये बाकी भी rivers चलते होंगे. और कौन से rivers चलते होंगे हमें पता नहीं है, लेकिन उस वक्त ये गंगा जमुना सरस्वती नहीं थे, क्योंकि हिमालय तो बना ही नहीं था अभी तक. बना ही नहीं था वो, ये तो हिमालयन रिवर्स हैं. करेक्ट. तो आई वुड फील कि जो टिल्टिंग ऑफ द अर्थ है, जब इतने जोर से आके आपने टक्कर मारा है उस प्लेट को, तो अर्थ तो टिल्ट हुआ ही होगा. छोटा लैंडमास नहीं है सर, बहुत बड़ा लैंडमास है. yes. और नीचे से वो पूरा लैंडमास टूट के चला गया होगा, एंड ऑल दीज आइलैंड्स एंड लिटोरल्स वर फॉर्म्ड इन द इंडियन ओशन. एंड दैट would have been spoken about by our people who would have migrated west, and that would have led to the talk of Atlantis, the lost continent. This is the lost continent. And that Australian anthropologist talks about this as the lost continent. So just imagine what kind of upheaval would have taken place not only in the northern portion of our subcontinent, even in the south. सब कुछ हिल गया होगा सर. So continent plate टूट के गिर रहा होगा. How many lives would have been lost? Okay. So let us look at what this is. I'm giving, this is the history of Bharatvarsh. So it's a continuous civilization which was there in Pangaea, was there existing in Gondwana and Laurasia, would have got established here on the Indian subcontinental plate, and there would be some revival in South India by Agastya Rishi and also Lord Kartikeya, जिसको सुब्रमण्य बोलते हैं यहाँ पे हम साउथ में, जो he is considered the commander-in-chief of the gods. So this is your continuity in history, but concurrently the West also talks of certain things. So let us have a look at that, and I'll give an explanation why that is also not wrong. Next slide. See, they always think
of you began as cave dwellers, hunter gatherers. Of course, that they would have been because जुरासिक एज में तो केव ही बचाता है आपको, और चुपचाप से निकल के हंट करके आप वापस केव में आओगे. You would have worn animal skins जो बताते हैं, because there is no other means of creating cloth. कहां से लाओगे? और वही चीज इफ यू And रिमेम्बर वो जो हॉलीवुड फ्लिक थी जुरासिक पार्क, उसके अंदर yeah, you know उसके अंदर ये लोग, if you look at it, the same actions were there. They went into caves and this and that. बिल्कुल. So they are not wrong in saying कि, because that would be there in their thought process also, na. And then to protect your area where you can get good अपना animals for hunting, your hunting areas, you would have found clans and tribes to defend your hunting area. And then we talk of Homo sapiens, Homo erectus, Neanderthals. That would be, you will evolve as per the specific needs of various regions. कहीं गर्मी है, कहीं बहुत सर्दी है, कहीं सर्दी और गर्मी दोनों है. The way your physiology evolves, it is based on that. So if you have given various names, Homo sapiens, Homo erectus, Neanderthals, they are okay in the way they look at it, but they go wrong in trying to place the same thing on us. That is where they go wrong. So next, my thoughts on the civilization now. This is mind-boggling, sir. So let's go to the next slide. So now we know that there is so much of tectonic movement taking place. जब वो जुड़ते हैं, इतना सारा natural disasters होगा. So Manu, Vaivasvat Manu would have re-established the Sanatan Dharma civilization on the Pangaea. It would have survived the Pangaea and Gondwana and Laurasia till the Jurassic period. Once the Jurassic period starts, gets re-established on the Indian plate, Bharatvarsh. For millions of years, there is no civilization feasible on Gondwana and Laurasia because of the existence of dinosaurs. Now, once our landmass comes and hits there and it stabilizes, exodus would be from our plate westwards to conquer. Because that is around the same time they talk of when our plate is hitting the Eurasian plate. That is around the same time they talk of a meteor hitting the Mexico Bay, and that is what they talk of, and the source dying off because of a meteor strike. When our plate is hitting the Eurasian landmass and the Himalayas are forming, now Gondwana and Laurasia and whatever continents have been formed there, the dinosaurs and everybody die there. How much of the humans who were there died, we don't know. So once the calamity is over, whatever people are here, now they will start expanding outwards. So the exodus was from here outwards. Next link. So logically, Indian plate would have supported the rebirth of civilization, जबकि बाकी तो Jurassic age में थे. So there is virtually, you can say, uninterrupted Bharatiya civilization, Sanatan Dharma, for millions of years. That's how ancient you are. ये 5000-6000 साल की बात मत करो. ये तो मजाक है सर. ये तो रामायण को भी बोलते हैं 9000. रामायण को भी कोई बोलता है 7000 BC, कोई बोलता है 9000 BC. भाई साहब, रामायण त्रेता युग में था. आज से तकरीबन
41 साल, लाख साल पहले। ये ना लेकिन कोई किसी ने राम राज्य जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया, राम राज्य जो एस्टैब्लिश किया था वो लाखों साल चला था। इसीलिए आज भी आप आतुर है राम राज्य एस्टैब्लिश करने के लिए। आप आतुर नहीं है कि पुरुराज एस्टैब्लिश करूं या हस्तिनापुर दोबारा एस्टैब्लिश करूं ना। आज भी आप बोलते हैं आज के रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं राम राज्य एस्टैब्लिश करूं, क्योंकि जो राम राज्य भगवान राम ने आपको दिया था वो लाखों साल चल के फिर द्वापर युग में खत्म होने लगा था। और जो अपने कलयुग के पहले संध्या के टाइम में कृष्ण भगवान आए थे और फिर आपका कलयुग शुरू हुआ। तो अगला वही बोला मैंने कि जब हम स्ट्राइक कर रहे थे ऑन दी लैंडमास, वो कहते मीटियोर आया था और सब खत्म हुआ। मीटियोर आया था और was this huge impact that our landmass had on this plate caused all the problems in other areas? क्योंकि वो अभी तो मीटियोर तो नहीं, वो एक बोलते हैं सेम साइज प्लैनेट आके हिट हुआ था, उसकी वजह से मून बना था। वो मेक्सिको बे एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं जनरली। हाँ जी, would have been both together? could be correct. ओके, तो बाकी दोनों तो मैंने बता दिया ऑलरेडी। नेक्स्ट पे चल। वाई मैं कहता हूं यहां सिविलाइजेशन है। जितना वेरिड फ्लोरा फौना यहां पे मिलता है किसी संसार के किसी जगह आपको नहीं मिलता। एंड यू हैव ऑल द वेरिड रीजन्स एंड क्लाइमेट्स अवेलेबल हियर। इफ यू रीड योर शास्त्र यू हैव द मोस्ट एडवांस्ड आर्किटेक्चर। एविडेंस इज देयर, आप जहां जाके देख लो साउथ में नॉर्थ में, द काइंड ऑफ टेम्पल्स दैट आर देयर, द काइंड ऑफ आर्किटेक्चर यू हैव हियर इज nowhere in the world you will find that. And just imagine you go to जैसलमेर, पत्थर के ऊपर इस तरह से काम किया है, झरोके पे जालियां बनाई है जैसे कि वो लकड़ी है। करेक्ट। देयर आर सर्टेन प्लेसेस जैसे अपने सिल्वर के वो फिलिग्री के आपको मिलते हैं ना, पतला पतला काट के आपको ज्वेलरी मिलता है, उस तरह के आपके झरोकों मिलेंगे पत्थर पे। That is the kind of level of architecture you had. You take science, you take medicine, and all these indicate a very highly advanced society. And that was when the rest of the world was still trying to get civilized. Like I said, language of the gods is Sanskrit. It's a complete language. Oldest Vedas are recited. Vedas are immemorial. Sanatan hai. Why do I say it is complete language? If you take English, it is positional. Meaning of a sentence depends on where you have put the word. Word. How are you? How you are? You know? It is irrelevant. Word can be anywhere because you have conjugation, you have declamation. So the word can be anywhere in the sentence. The meaning changes based on your pronunciation or how you read out the sentence. Like aham gacchami, gacchami aham means I am going. Aham gacchami. You asked it like a question. Only then it becomes a question. So when you, that is why India may written work. So that is why India में written word was not considered important. It was vak. Because even your mantras, even your shlokas, everything, the importance depended on A, understanding the meaning of it, B, reciting it with full devotion, knowing the meaning, 3, the correct cadence, इंटोनेशन एंड प्रोनाउंसिएशन। हर एक मंत्र का एक तरीका होता है किस तरह से कहां स्ट्रेस देना, कहां लाइट देना, किस तरह से उसको लय में आपने वो मंत्र का उच्चारण करना है। दैट वाज इंपॉर्टेंट।
which you cannot find in written word. So Vak was very important. And apart from Sanskrit, the other language which is considered very ancient is Tamil, though normally considered 5,000 years old, but as per Kumari Kandam and the Tamil literature, when the Kumari Kandam was there, Sanskrit is supposed to have been there. And they say that all that was part of the Pandyan Empire. जी. Okay, so after Sanskrit you will find Tamil is, and pure classical Tamil is not based on Sanskrit. Every other language in India is based on Sanskrit. And as per the plate tectonics, around 10 million years ago is when the current shape of continents has emerged. And even now you find Africa is breaking up. And जी. they are talking in another 10, 15 or 20 million years or 30 million years, you will find a new ocean which will be between this new landmass and the main African continent. Now, having seen that, given you this broad thing, in Brahmaji's lifetime, where are we today? Next slide. Okay. We are currently halfway through Brahmaji's lifetime. Okay, is 100 years Brahmaji ka jo hai. Currently is the 51st year. 51st year का पहला महीना है 12 महीने के. उस पहले महीने का पहला दिन है. इस उनके 30 दिन होते हैं. इस पहले दिन का 7वां मनवंत्र है. 14 देखते हैं वो दिन में, ये 7वां है. मतलब आप दिन के मध्यांतर पे हो, 12 बजे के आसपास घूम रहे हो. उनके दिन के हमारे टाइम लाइन पे लंच टाइम आने अच्छा, वाला है. मनु जो होता है वो 71 चतुर्युग देता है. 27 खत्म हो गए, ये 28वां चल रहा है. ठीक. इस 28वें में सतयुग, त्रेता, द्वापर खत्म हो गया है. आप कलयुग में, समझ गए? मतलब ब्रह्मा जी के 21वीं साल के पहले महीने के पहले दिन के मध्यांतर में है आप. क्योंकि वो 14 मनवंत्र देखते हैं, आप 7वें में हो. तो यू आर इन अराउंड मिड डे ऑफ ब्रह्मा जी. और मनवंत्र देखता है 71 चतुर्युग, आप 28वें शुरू हुआ, खत्म होने वाला है. अभी 27 खत्म हो गए, ये खत्म होने वाला है. तो यहां पे है एज फार एज ब्रह्मा जी इज कंसर्न. और हम अब इस टाइमलाइन में कहां हैं अब आगे, कि कलयुग स्टार्ट होने के बाद हम कहां पे पहुंचे. ठीक है, ये सब छोड़ दो. हम 2023 एडी लेते हैं. क्यों? एज पर ऑल द कैलकुलेशंस एंड टाइमलाइंस, कलयुग स्टार्टेड 3102 BC, February 17th 18th night, एज पर द करंट कैलेंडर के मुताबिक. तो फरवरी में जब हम 18 को पहुंचेंगे तो 5326 ह्यूमन ईयर हो जाएगा ऑफ कलयुग. कलयुग ह्यूमन ईयर का संध्या को हटाओ तो 3,60,000 है एक्चुअल कलयुग का. उसके पहले 100 साल गॉड ईयर्स, मतलब 3600 ईयर्स, और 3600 ईयर्स हमारा होना है संध्या. एक्चुअल कलयुग इज 3,60,000 years, human years. ओके, तो 2023 एडी या अभी भी ले लोगे तो 3102 प्लस 2023 5325 ईयर्स ही खत्म हुए हैं. और अभी से लोग कल की अवतार की बात कर रहे हैं. अभी तो ये तो अभी कलयुग का ट्रेलर शुरू हुआ है. इफ वी टॉक अबाउट इट, कलयुग का ट्रेलर शुरू हुआ है, अभी तो पिक्चर काफी बाकी है.
कलयुग का, 3,60,000 human years. There's plenty of time left for Kali. And why do I say I will take you to the alternate timelines of हमें जो हिस्ट्री में पढ़ाते हैं वो एक्चुअली गलत है. And I'll give the timeline. One of it you had shown earlier of when we were not online, of somebody asking about Western source. That timeline I am giving is from a Western source. So he should be happy. Yeah. So ancient timeline since Mahabharat, alternate view based on our ancient scriptures, and which I will lay it out here, which I have taken from globalsecurity.org, which is a website controlled by DOD. Nothing comes there without clearance of the Department of Defense of USA. उनके इसमें ये दिया हुआ है. Okay. कर लो बात. First I will link it to our एक अपना स्टोन में लिखते थे हमारे पुराने जमाने में. So let's go to the next slide. This is Aihole, King Pulakeshin, Chalukya, 7th century. संस्कृत में जो लिखा है, it means 3,735 years have elapsed in Kaliyug. So he had taken it from Vikram Samvat. वो सारा डिडक्ट करते हो तो 3,102 BC. That is the start of Kaliyug. Kaliyug started when Krishna Bhagwan left this earth. वो जरा ने जब उनको टांग पे एरो मारा था, that date which comes out is 3,102 BC, night, Feb, Sandhya period था, 17th, 18th February, as per the Gregorian calendar, current Gregorian calendar, when you take it. That is why it is only avatar. That is why the only avatar up till now who's called a Yuga avatar is Krishna. युग अवतार का हमारे स्क्रिप्चर्स में मतलब है कि उनके जाने के बाद युग बदलता है. इनके जाने के बाद युग बदला है. तो ये गए हैं 3,102 BC पे. अब यहां से लेते हैं अपने टाइमलाइंस. नेक्स्ट स्लाइड. राइट बॉटम कॉर्नर गिव्स यू द लिंक. If anyone has a doubt, वो प्रीमियम जो globalsecurity.org का प्रीमियम चैनल है, वहां से आप. So the accession of भगवान कृष्ण and start of Kaliyug is 3,102 BC. गौतम बुद्ध का टाइम देख लो. Not what you are taught, all crap and nonsense, because they are stuck on that 1500 BC कि वो आर्यन इन्वेजन आया था. घंटा कोई आर्यन इन्वेजन आया था, हम गए थे यहां से बाहर. It is 1894 to 1814 BC. Okay. Maurya dynasty is 1541 to 1241 BC. Chandragupta Maurya, who started this, is 1541 to 1507. फिर उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोकवर्धन. Okay, Ashokvardhan is not that 180 odd BC. It's 1479 to 1443 BC. आपको हिस्ट्री गलत पढ़ाते हैं ये जो वेस्टर्न वाले हैं और आपके लिबरल हैं, वोक है. आपकी हिस्ट्री कोई कचरा कर रखा है. गुप्ता डायनेस्टी आपको 300 AD बोलते हैं. इट इज 328 टू 383 BC. उसका एक राजा था, उसका भी नाम चंद्रगुप्त. तो चंद्रगुप्त विजयादित्य, वो 328 टू 321. उसका बेटा था समुद्रगुप्त. उसके टाइम में अलेक्जेंडर आया था 326 BC. उसके टाइम पे ही इज ऑल्सो नोन एज अशोक द ग्रेट. एंड while we are at Alexander, till all the way, जिस भी सिटी, जिस भी आर्मी, जिस भी किंग ने उसके साथ फाइट किया था, he has slaughtered that city, he slaughtered that king. Okay, Parthians के साथ लड़ाई हुई थी अफगानिस्तान में. He has sacked and killed and thousands of people. And you expect me to believe that he left Porus when he was caught? किसको उल्लू बना रहे हो यार? चलो, I'll take it what you say कि भाई soldiers were tired, तो छोड़ दिया.
if he were tired, why didn't he go back through the conquered territory? Why did he go through Egypt? And why didn't, if he was tired and some people say नहीं 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 नया कॉन्कर करना था, भाई साहब नया कॉन्कर करना था तो ऑलरेडी तुम जीत चुके थे, यहाँ पे कॉन्कर कर सकते थे. इजिप्ट गए, इजिप्ट जाने के बाद अगर बंदे टायर्ड थे, लड़ने लगे थे, तो उसको उन्होंने वहां पे दोबारा से प्रोटेस्ट नहीं किया कि हम लड़ेंगे नहीं. बकवास. He was defeated out here, and that is why, since he was such a hated figure, people feared him and hated him, even his close people. The moment the word would have gone that he's been defeated, he could not have gone through that place because they would have killed him. And so he went down the Indus, going to a new place, going towards Egypt. How he died, we don't know. I'm sure somebody there would have killed him. दोबारा से अपना पागलपंती किया होगा. He was a maniac, megalomaniac and a psycho. अपने उसका, I have read so many books about him. Even the Greeks who write, they say that he was such a person you never knew. Even the closest friend of his, he would kill him on a suspicion. इस तरह का बंदा जो हर किसी को मारता हुआ जा रहा है, तुम मेरे को बिलीव करने बोलोगे कि जब उसके पास पोरस को लेके आए हराने के बाद तो छोड़ दिया, just because Porus said treat me as a king. He didn't leave Darius till Darius was killed by a local chieftain to gain sympathy from Alexander. So you need to relook at this. And what is the most important part? Next. We are taught Indus Valley. Bullshit. It is Saraswati Valley civilization. People should read about Saraswati Valley and find out. Indus Valley तो बहुत बाद में आया था. But जो मैंने timelines दिखाए हैं आपको, you will find that most of the empires are here towards the east and south. Magad के है, प्रद्योत है, Shunga, Kanva, these are all east, Magad. And you have Andhra dynasty and others which are towards the south. What happened? Central or west में क्यों नहीं थे empires? ये महाभारत में तो इतने मारकाट हुआ था. Yeah. Similarly, the so-called Indus Valley civilization जो वहां पे शुरू हुआ तो गायब हो गया. You only know about those cities, Mohenjo-daro, Harappa and other things. Nobody talks of any empire out there. So it comes out that did the use of astras make it untenable? Both post Mahabharata and then during this small time that the Indus Valley came about. Researchers in Mohenjo-daro have found evidence of a nuclear type weapon explosion and high radiation level. Let us see what they have found it. Okay, let's look at the next. What is the leftist ka construct? Oh, नहीं इसको छोड़ दो. We have already spoken about it. Yeah, this is the explosion हुआ था. Next, it talks about a directed energy nuclear weapon where the radiation levels were, when he found it in the 70s and early 80s, was still as high as the radiation levels in Nagasaki and Hiroshima. Wow. And the glazing of the bricks in a particular direction was like the glazing of the bricks around Nagasaki and Hiroshima after the nuclear blast, which shows the level that you could have a directed nuclear would go in a particular direction. The Mohenjo-daro at that time was supposed to be having a population of 44,000. Only 44 bodies were found. Baki kahan gaye? Would have just disappeared. Now you realize, when we read our scriptures, Mahabharata, Ramayana, why people revere all those astras, and especially ब्रह्मास्त्र को बोलते हैं ऐसे ही नहीं देते हैं, यूज नहीं करना है जब तक जरूरत ना पड़े, आराम से. या
So the West and leftist construct of Indian history is to keep you suppressed. They only refer to you overcome where you were overcome by external forces. आपके भारतीय हिस्ट्री को तो लाते ही नहीं है वो. As if history started only after Muhammad Ghori conquered you or Muhammad Ghazni came here. And Aryan invasion shifted to southern India story, the 1500, not AD, sorry, BC construct. Now they are worried because it is the rise of Bharat and you're connecting back to your ancient itihas. Now, when they concoct and only give you history of the 11th century, they never mention the Battle of Bharej, where the combined armies of the Arabs and the Afghans were destroyed by Suheldev. उसके बारे में तो बात ही नहीं करते. They have to tell you that you are worthless, you can't fight. So they will never they never speak about the 11th century invasion of Chola Empire into Southeast Asia. Whole Sri Vijaya kingdom, Malaya, and all these places used to give tribute to the Cholas. They stopped giving the tribute to the Cholas, and Raja Rajendra Chola took his fleet and went there and destroyed it. They don't tell you which is there in the Cochin Museum. That when Vasco da Gama came with his biggest ship, Santa Maria, pardon my language, uski phat gayi thi when he came and landed on the Indian coast. A normal trader ship was 10 times his size, 4 times his size. They used to come with a single mainsail. Inke ships the single mainsail with छोटे sails. Our ships used to have multiple sails, minimum 3 big sails or छोटे sails. 4 to 5 times the size was the trader ship standing next to him, and he was coming कि मैं गुंडा हूं, सिखाऊंगा इनको. वो तो डर गया था. And his things are written there in the Cochin Museum, मगर हमको सिखाएंगे नहीं कि आपके पास क्या क्या था. रानी अबक्का के बारे में तो विक्रम संपत ने काफी बात करी है. Pardon? रानी अबक्का, yeah, who defeated the Portuguese. Vikram Sampath speaks about him and he's written about him. I think उनका जो एडमिरल था, I think who had been sent, उसको तो कब्जा करके prisoner of war था इनका. इसके बारे में आपको कभी नहीं बताएंगे. So much so it has been fed in, you don't even find your girl child in Karnataka named after her. So my final thoughts. So it is arise. You have to reclaim your rightful place in the world. There must to learn हमारे ancient scriptures में, but you need to apply suitably for today's environment. And आज के लिए जो राम राज्य के लिए आप जो yearn कर रहे हैं वो लेके आओ. So let the Shri Ram Janmabhoomi temple consecration be the start. ये आपने अपने आप को भारतीय सोचो, इंडियन मत सोचो, हिंदू मत सोचो, मत सोचो. आप भारतीय हो. इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर कोई डिसीजन मेकर सुन रहा है, पैन इंडिया लैंग्वेज आप संस्कृत रखो. हिंदी क्यों, हम इंग्लिश क्यों बात करते हैं? पहले भी मैंने बताया आपके चैनल में, चाइना में कोई इंग्लिश बात नहीं करता, सब अपने लैंग्वेज बात करते हैं यार. मैंडरिन जो चाइना में काम करना चाहता है वो मैंडरिन सीख के जाता है, और हम यहाँ गधों की तरह इंग्लिश में बात करते हैं कि भाई इंग्लिश में सीखेंगे कि उनके साथ कनेक्ट करना. अब टाइम आ गया है, लोग आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं. डंप इंग्लिश, गेट संस्कृत इन, एंड ओवर द नेक्स्ट 15-20 years you will find the changes that will come in your society, because you will be able to link. आप अपने अतीत के साथ लिंक कर सकते हो. आप अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ सकते हो. आपके स्क्रिप्चर्स केवल पूजा पाठ में नहीं था, सॉरी. हमारा सनातन धर्म है. धर्म हर चीज को करने का धर्म है. पढ़ाई का धर्म, आपके साइंस का धर्म, आपके गृहचर्या का धर्म,
गुरु का धर्म, शिष्य धर्म, माता का धर्म, पिता का धर्म, बच्चे का धर्म, हस्बैंड का धर्म, वाइफ का धर्म, सारे धर्म है, रूलर्स का धर्म, वो सब तरह के धर्म को कवर करता है और कैसे अप्लाई करना है पूरा कवर करता है उसको। पढ़ो, समझो और आज के सोसाइटी के नॉर्म्स के मुताबिक उसको अप्लाई करो। सारा तो दिया हुआ है आपको उसमें, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि संस्कृत पोजिशनल लैंग्वेज नहीं है, वो वर्ड के साथ आप कॉन्जुगेशन और डेक्लेमेशन करते हैं। डेक्लेमेशन मतलब सेंटेंस का क्या मतलब होने वाला है उसके मुताबिक वर्ड का एंडिंग चेंज हो जाता है, कहीं भी आप डाल सकते हैं। इट इज कंसिडर्ड द बेस्ट लैंग्वेज फॉर सॉफ्टवेयर, गलती कभी नहीं होगी। बस बोल देते हैं हम, डींग मार लेते हैं कि संस्कृत इज सपोज टू बी, लेकिन संस्कृत कोई पढ़ता ही नहीं। मैं तो 9th क्लास तक ही पढ़ा, हमारे यहाँ तो 11th बोर्ड था, हमारा यहाँ संस्कृत तो हम तो बचपन से पढ़े थे, 9th क्लास के बाद संस्कृत ही नहीं था। क्यों नहीं था? 9th। भाई इसे अभी लेके आओ, यानी 10-15 साल में यू विल बी एबल टू रीराइट ऑल योर बुक्स एंड सिलेबस संस्कृत में। अब तो डिजिटाइजेशन हो गया, तो हैव संस्कृत, हैव योर चाइल्ड्स मदर टंग and whatever language the child apart from that wants to learn here. Why only English? एंग्लोस्फीयर का टाइम खत्म हो गया अभी, so उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। द मोमेंट यू हैव संस्कृत पैन इंडिया, दैट्स इट यार। आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद आप देखोगे सब संस्कृत में। कर्नाटका में एक गांव भी है जहां पे केवल संस्कृत बात करते हैं, पूरी सुबह सुबह पूरा नेशनल एंथम संस्कृत पे में ही है, सब कुछ संस्कृत। सुबह सुबह से नेशनल एंथम Yep. बजता है उस गांव के अंदर, लोग जहां मर्जी खड़े हो सीधे खड़े हो जाते हैं जाके। सावधान हो वो जाए। साइकिल चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, जो मर्जी, दे गेट आउट एंड दे स्टैंड। ये टाउन है एक Yep. ऐसा। आई मीन इट्स अमेजिंग दैट प्लेस। Yeah, and you find everybody is speaking in that area only in Tamil. See, संस्कृत का एडवांटेज, एक चीज, एक छोटा सा एक उदाहरण दे देता हूं जाते जाते। इंग्लिश में एक ही लफ्ज है टीचर, ओके, संस्कृत में 6 है। सबसे पहला है जो सबसे नीचे है, अध्यापक, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पर आता है। उसके बाद आता है उपाध्याय, आपको वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पिरो के समझाता है। उसके बाद आता है आचार्य, एग्जाम्पल्स के साथ समझाता है। उसके बाद आता है आपको पंडित, ठीक है, पंडित है नेक्स्ट लेवल ऑफ टीचर, जो आपको ये एग्जाम्पल्स को सबको पिरो के बताता है कि किस तरह से आपका डेली लाइफ में आ सकता है। उसके बाद आता है दृष्टा, जो आपको बताता है इसको और किस तरह से आप डेवलप करके आगे ले जा सकते हो, टू इम्प्रूव ऑन व्हाट इज एग्जिस्टिंग, टू गेट इट बेटर। और लास्ट में आता है गुरु। गुरु जो आपको इस चीज का, ही गिव्स यू द विजडम ऑफ व्हेन टू अप्लाई दीज थिंग्स एंड वेयर टू अप्लाई दीज। दृष्टा तो ये बता देता है कि क्या क्या एप्लीकेशन है, आगे कहां जा सकते हैं। Guru is the one who gives you the wisdom. That's why they say Guru teaches you about life, how to live your life. जो सीखा है उसको अप्लाई कैसे करते हैं, वो गुरु है। हमारे 6 लेवल्स ऑफ टीचर्स हैं। स्कूल में तो हर किसी को अध्यापक बोलते हैं, टीचर ही बोलते हैं सबको। कॉलेज में आने के बाद आपको लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, ये सब होता है। स्कूल में तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि स्कूल में आपको मैकॉलियन सिस्टम सुखा रखा है कि भाई घोटा लगाओ और उल्टी कर दो पेपर में, समझो कुछ नहीं। तो ये चीज भी हमको चेंज करना है, और एजुकेशन सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्डहुड। आई हैव फिनिश्ड हियर। रिमेंबर अगेन, वी आर द मोस्ट एंशिएंट। जब से सृष्टि है तब से ये सनातन धर्म है।
और सृष्टि जब होगा, सनातन धर्म होगा, तो आप कोई 5,000 6,000 साल या 2,000 साल पुराने नहीं हो, आप अतीत काल से चले आ रहे हो और चलते चले जाओगे, इनफाइनाइट. दैट इज द लाइफ ऑफ योर सिविलाइजेशन, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द वेदास, which teaches you the way of life which the gods have given. थोड़ा लंबा चल गया. नहीं नहीं Anyone सर, with दिस any इज question? आई नॉट रियली रियलाइज कितना टाइम हुआ है. थोड़े 5-6 सवाल लेंगे एंड वील ब्रिंग दिस टू एन एंड. अगर एक या चाहिए तो एक आस्क आस्क जनरल सर एनीथिंग का एक प्रोग्राम सेट करेंगे जहां पर आप लोग आके जनरल साहब को पूछें इन चीज के बारे में. वी कैन सेट दैट अप समटाइम इन द नेक्स्ट वीक. दिस हैज बीन या mind boggling, I mean, if I may say that. And बहुत लोगों की तो बहुत बहुत कुछ जल जाएगा ये देख प्रोग्राम देख के, बट इन एनी केस दैट विल बी फन टू वॉच एज वेल. आपको दबा के रखना चाहते हैं, इसीलिए आपको नई जान उठना देना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं एक बार आप भारतीयता के साथ जुड़ गए, अपने वेदों के साथ जुड़ गए, तो सबकी वाट लगा दोगे आप, कोई आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा. जी गाइज, एक मेरा रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी ये शो को अभी देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे, सबको इसको शो को लाइक करना ही करना है प्लीज. बिकॉज कहीं ना कहीं ये चीज स्प्रेड होनी चाहिए. इसके मैं क्लिप्स बनाऊंगा, आई विल मेक शॉर्ट्स ऑफ दिस, आई विल मेक डू होल लॉट ऑफ थिंग्स, ताकि इसको प्रमोट कर सके हम लोग ज्यादा एंड अट्रैक्ट अ लॉट मोर ऑडियंस टू कम इन. मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी फैमिलीज के साथ शेयर करिए. ये इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी आपको, ठीक है. ये जो सर ने इतना टाइम लगा के इसको कोलेट किया है, ठीक है. किसी के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है. अब वो चीजें ज्वाइन करके एक पूरी स्टोरी बनाना बहुत ही अलग काम है. सो सर, आई मीन, थैंक यू एंड कूडोज टू यू, ऑनेस्टली फैंटास्टिक. आप लोग गाइज प्लीज, मैं दोबारा दोबारा बोलूंगा, लाइक लाइक लाइक, हार्डकोर लाइक्स इसके अंदर. तो मतलब दिस शुड बी द हाईएस्ट लाइक्स एवर इन एनी वीडियो इन दिस चैनल. तो प्लीज इसको पुश करिए हार्ड. आप लोग चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल, अगर आप डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस करना चाहते हैं, या फिर आप सुपर स्टिकर्स और सुपर चैट्स भी यूज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच सर. जरा 5-10 सवाल ले लेते हैं एंड वील डू इट फटाफट. वी आर ऑलरेडी एट 1 hour 17 minutes. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम. Robbie Sharma ji, thank you so much. As per our own scriptures, Ram was in 24 Treta and Mahabharat was in 27 Dwapar. In this Manvantara, difference is about 15 million years. Due to fear of inquisition, history was distorted. शर्मा सर, आई डोंट एग्री विद दैट. ये जो दशावतार है इस मनवंत्र में, इस आपके चतुर्युग में चल रहा है. इसके पहले जो चतुर्युग में था, हमें कुछ नहीं पता. इस चतुर्युग में ये आपके मत्स्य अवतार, हयग्रीव अवतार और ये सारे अवतार इस चतुर्युग से. कोई कहता है 24th मनवंतरा में, हमने किसको पता है ना. सब इस दशावतार में, जो एटलीस्ट इसमें लिखा हुआ है, मेरे पास श्रीमद् भागवतम भी है मेरे पास, उसमें तो कहीं कुछ नहीं लिखा है. वो इस चतुर्युग के बारे में बात करते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग. और उनके आने का एक मतलब भी है. एक मैंने दूसरे कहीं शो किया हुआ है दशावतार के बारे में, तो छोटा सा समझा देता हूँ. राम अवतार अवतरित क्यों हुए? इसके पहले जो क्षत्रिय थे और जो राजा वगैरह थे, बहुत ईगो आ गया था. खास करके कर्तवीर अर्जुन का नाम लिया जाता है हमारे इतिहास, और बहुत लोगों को तंग करते थे. परशुराम जी ने अवतार लिया था. उनका नाम भी राम है, क्योंकि वो डबल हेडेड एक्स लेते थे, जिसको हम संस्कृत में परशु कहते हैं. टू डिफरेंशिएट बिटवीन राम, बोथ द राम्स, ही वाज कॉल्ड परशुराम. परशुराम 21 जनरेशन राजगुरु और रूलर्स को उन्होंने एनहाइलेट किया था. 21 जनरेशन. तो कई सालों तक कोई रूलर नहीं था. राजगुरु जो होते हैं वो सिखाते थे राजाओं को और प्रजाओं को कि किस तरह से रहना. अगर वो भी नहीं थे
तो कोई अवेलेबल नहीं था लोगों को समझाने के लिए कि किसका धर्म क्या है। वो सिखाने के लिए रामचंद्र जी अवतरित हुए थे, विष्णु भगवान एज रामचंद्र, एंड दैट इज व्हाई ही इज स्पोकन ऑफ एज मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ही लेड डाउन एंड टॉट एवरीबॉडी हाउ टू लिव, किसका क्या धर्म होता है। उसके बेसिस पे राम राज्य बना था और वो लाखों साल चला था और द्वापर के एंड में आते आते खत्म हो गया था। वो क्लियर है, क्योंकि जब आप देखो रामायण के टाइम में जब स्वयंवर हुआ था, बेटी के प्रोवेस को देख के फादर ले डाउन करता है कि क्या करना है, स्वयंवर कैसे होगा। ठीक है। और रामायण महाभारत के टाइम में वो भी था, प्लस एक और था कि भाई लड़की को किस राजा के साथ शादी करना ताकि उसके इन्फ्लुएंस के साथ में शक्तिशाली हो जाऊं। जैसे रुक्मी जो जरासंध के साथ था, अपनी बेटी अपनी बहन रुक्मिणी की शादी शिशुपाल से कराना चाहता था, क्योंकि ताकि उसका जो इन्फ्लुएंस नेटवर्क था जरासंध और उसके एलाइज के साथ स्ट्रांग हो जाए। उसने कभी रुक्मिणी जी से नहीं पूछा कि वो तो कृष्ण भगवान को अपना वर मानती, तो कृष्ण भगवान उनको लेके चले जाते। वहां से ये प्रथा शुरू हो गई कि भाई लड़की को बीइंग यूटिलाइज्ड एज ए थिंग, कि भाई एक चीज है कि मैं उस लड़की को उसको दे रहा हूं, कि मैं लड़की को उसको दे रहा हूं। जैसे हमारे यहाँ प्रथा अभी भी है शादी में कन्यादान। कोई चीज है जो तुम दान कर रहे हो, कन्या आपके घर की, शादी में बोलते कन्यादान, नॉनसेंस। कन्या दोनों खानदानों को जुड़ा रही है, आप कोई दान नहीं दे रहे हो कि दान दक्षिणा देने वाली चीज है। वो गलत है, मेरे हिसाब से वो गलत है। और ये रामायण में काफी क्लियरली समझाया गया है, अगर रामायण को ध्यान से पढ़े आप। रामायण इज ऑल इज दिस, ये 28 में। इनके पहले आए होंगे, क्या क्या आए होंगे मुझे नहीं पता, आई हैव नो क्लू। किसी भी अपने स्क्रिप्चर में ये दिया नहीं है, ये हमने हमारे लोगों ने अपने तरफ से अनुमान लगाया कि शायद वहां पे था। आप 24th बोल रहे हो, किसी ने बोला 27th में है। मैंने जो पढ़ा हुआ है उसके मेरे चूज के मुताबिक जो भी समझा है वो सब इस 28th चतुर्युग के अंदर हो रहा है। जो पहला दिन है उसका 28th चतुर्युग है, उसी में सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग के बारे में अपने स्क्रिप्चर्स में जो लिखे। Akshay Ayerji, thank you so much. He says thank you, and you're very welcome. Mr. Gamer, thank you so much. He says so fun watching Adi's reaction. Yeah, I know. It was fun for me as well. Brother, I did the same when I studied divine studies. The numbers are incomprehensible for a simple mind. Nice refresher. I thought my mind was not that simple, but it still shocked me. So I have no shame in admitting that. Um, Bala Raghavanji, thank you so much. He says, I'm blessed to be a member of this community. We are blessed to have you as well, sir. Anand Sundaramji, thank you so much. Major General Narayanan and Adisa Satsang Namaskaram to both of you. I'm proud to be born in this era of internet and I'm lucky enough to be part of this Indic renaissance. Thank you. Absolutely, we all are. इंडिक क्यों बोलते हैं? Let us call it भारतीय रेनेसांस. Bharatiya Renaissance. Partha, thank you so much. Rajiv ji, can you please consider collaborating with Aditya Satsangi or Sathology? Similar minds bouncing off each other would be a great show to watch. Let me see if I can figure it out. Partha ji, he has been after me, but finding a slot becoming very, very difficult. You see, I can't leave Aadi. I can never say no to him. He's the first platform that I have come to, and I cannot say no. If he asks me for any additional time, he has the first say on any time that I have. That is clear. That I've already made it clear to the others also. Next, I am on Gunner Shot, Gayatri's Alt Media, Sundays. Then I am with Strive. They keep calling me. Then I am with P Gurus. Now, not only Satsangi ji, even Vinti Jha ji is after my blood, and I have really begged, because I am also the
uh, a professor of practice with IIT, where I guide the scientists on defense projects. वो भी मेरे को देखना पड़ता है, तो टाइम बहुत टाइट है, इसीलिए आदित्य सत्संगी जी से बोला है जब समय मिलेगा तो मैं बता दूंगा. बड़ा मुश्किल होता है मुझे टाइम निकालना. ज्यादा कर दूंगा तो भाई घर पे ही मैंने को खाना भी खाना है यार. दरवाजे के बाहर कर देगी, बोलेगी बाहर जाके करते रहो ये सब कुछ. घर के लिए भी समय देना पड़ता है. सो इट्स अ बिट टाइम. Rajesh ji, thank you so much, sir. Your thoughts on Yamuna invasion of Yamnaya in Yamnaya invasion of Europe. Were they Indians? Abhijit Chawda suggests War of 10 Kings and lost clans are Persians and Greeks. See, the oldest war, we are never, our people never speak about it. It is called the Das Rajanya War. It is older than Ramayana. Subas was the king, and he fought against alliance of 10 kings. Fought in northern India, starting from the Yamuna and going off towards the Jhelum and all. And he managed to multiple wars, and he defeated all of them. They were all terms, whether we call them Persians and all, it is new now. That time Persia Varsha to tha bhi nahi na yaar. He was a descendant of Raja Bharat. Okay. And so that is one of the oldest things. Would they have gone the other way? Like I said, once we have come, and after 10 million years, your civilization was a very deep civilization. Kingdoms would have become powerful. When you started going westwards and even eastwards towards Southeast Asia, that's why you had a kingdom right up to Vietnam. Even I'm sure at some point in time, some excavations you will find that you were also controlling China, Mongolia, Tibet, your eastern Turkestan, and the Turkestan itself, the 5 stans. एक map दिखाया था आपको महाभारत वॉर का, right? Except for the steppes of Kazakhstan, rest everything were part of your kingdoms, Bharatiya kingdoms, going right up to Iran. Pehlavas, they used to be called, not Persians, Pehlavas. So you would have been there, and then you would have gone westwards because they were not that civilized, and you would have placed your civilized there. That's how you ancient Greek look at their gods, Indra and all these. You have the same ones. Romans have copied from them, and they have the same ones. उनके gods भी same है. Norse god Thor, ये वो सब क्या है, इंद्र ये वो. That's all. They've given a different name. We don't consider them as, we consider them at a level as demigods. They are not equal to Brahma, Vishnu, Mahesh. They still need a Rajguru to look after them. Like you have the Bharadwaj Rishi and the Brihaspati or Shukracharya to look after the other lot of Asuras and all. You had Bharadwaj Rishi to guide the gods. These gods. So, जितना याद रहेगा उनको जाते जाते दूर जाते जाएंगे. You have some culture, they have some culture, that gets mixed. They would have got mixed, and you, जो याद है वो है. Like if you look at the ancient Egyptians, they were followers of sun god Ra. Ra is sun. वो तो सूर्य देवता को नमन करते. Thought provocator. Thank you so much. Where did the name Bharat come into being? As अपना वो था ना, दुष्यंत, राजा दुष्यंत सन, दुष्यंत एंड संयुक्ता, मेनका एंड विश्वामित्र's daughter, उनका बेटा था भारत, who conquered all the landmass and everything. And so this is Bharat, and that is how when we chant also, it is Bharat Khande. The word Bharat Khande also comes. Om jab karte ho aap, it is that. So that was, it is from his name, Bharat. Bharat. That's what I presume. That's how I understand. Tony Stark, thank you so much. He says court order puja to start in Gyanvapi in Certain Cellar.
just अभी तो और happened भी before. खुलने हैं नीचे के दरवाजे, 14, आई थिंक जी 14 दरवाजे हैं कि 10 दरवाजे हैं, जिसमें से 2 ही खुले हैं अभी तक। जी. Thought provocator once again. Thank you so much. In ancient time, we also had Gurukul and Kul Guru. Yeah, see, we have to remember, we always mix up Kul Guru with a Purohit. Purohit is the one who would do your religious functions. Kul Guru was the guide for your family, what is good for your family, what should be done. And Gurukul was where your kids went to study, and it was free and कोई पैसे नहीं देने थे. And the Gurukuls were looked after by the temples, and 35% of the arable land was available with the temples, so everything was available. They were self-sufficient. They also did all the normal, whatever were the requirements in that area, social projects and all the temples. Your life revolved around the temple. Temple used to be coordinating everything. In the big cities and all, there are a lot of money which used to come to the temples from the kings and rich business people and also. Your education was free. दो चीज फ्री थे उन दिनों में, जहां तक अभी तक जो मैं पढ़ा है. I don't know what else. Education was free and milk was free. Milk was never charged. That You know, even now deteriorated you can't. toward. Pardon? Even now, as per the FSSAI guidelines, you can't charge for milk. Even now, as per No, the I didn't get guidelines you. of Government of India, you can't charge for milk even now legally. No, Plain milk cannot be charged legally. but milk तो आप खरीदते हो ना यार. You buying Hmm, milk, packet milk that is आपको आता है. packaged is different, sir. If you are asking for a glass of milk, you cannot charge it. No, वो तो अलग है. I'm talking of milk. So, but it deteriorated. आप देख लो ना, द्रोणाचार्य के लाइफ में ही देख लो कि nobody gave milk to his father, तो वो आटा घोल के उसको पिला देते थे, and he used to say I've drunk milk. That मैदा मैदा मिला के पानी में पिला देते थे, white था तो बच्चे को बोलते थे I've drunk. So those used to be the norms. आज देखते हैं कैसे निकलता है. Ji. Mr. Gamer, thank you so much, sir. Never called you simple minded, talking about people who reject this knowledge. Abhishek ji, thank you so much. Arya Samaj has also contributed towards explaining different yugas in this modern time. Thank you, General and Aadi. Thank you so much. Absolutely. एक लास्ट सवाल ले लेते हैं सर, जिनका है विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्चुअली. प्लीज सजेस्ट बुक्स so that we can dig into this more. अपने शास्त्र के तो पुराण है, सब कुछ है. भागवत पुराण है, इतने सारे पुराण अवेलेबल है. You have the अपने Upanishads are available. The Srimad Bhagavatam is available. Ramayana is available. Mahabharata is available. पढ़ो, समझो. Then now तो you have net available. तब तो हमारे लाइब्रेरी से I used to get books on plate tectonics and how the earth is, and एक वो सीरीज होता था, फाइंडिंग आउट करके एक सीरीज आता था इन ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी. That I used to read about earth, how earth has moved, where, about various ages, Jurassic age, this day, some Conchaic age, अभी तो नाम सब भूल गया हूँ मैं. तो काफी पढ़ते रहा हूँ यार. This is what I have gleaned and I have remembered those, and that is what I can tell. And Although, sir, I'd really love to talk. I would really Pardon? love to talk, but I want the show to be watched by more people. So we'll kind of bring it to an end because there's so many questions. Yes. About 14, 16 Yes. questions. I've only identified more. It'll go on till 6 o'clock. Your throat will also be parched by then. And ma'am might just come around and say, "Bas karo, bahut ho gaya." नीचे But से I कुछ must say, सामान चाहिए लेके आ जाओ. jokes apart, sir, trust you me, this has been an eye opener. Honestly, there are some things we have discussed offline. हमने इसके बारे में बात भी करी है. By the way, the first program that sir has done on any channel with regards to this Bharatvarsh. So there are 3 programs that have been done on this now. ठीक है.
एक है द रिटर्न ऑफ भारतवर्ष, दूसरा है राम जन्मभूमि के ऊपर हमने जब भारत की बात की थी, एंड ये तीसरा प्रोग्राम है इसके ऊपर। द रिटर्न ऑफ भारतवर्ष कम से कम नहीं तो 3-4 महीने पहले हमने करा है, तो प्लीज उसको भी देखिए। उसके अंदर भी काफी सारी रिवीलिंग चीजें हैं, और ये जो न्यूक्लियर इशू के बारे में जो बात कर रहे थे हम लोग, उसके अंदर काफी डिटेल में हमने बात करी है, वेयर व्हाट हैपेंड इन द जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके अंदर हुआ क्या था। तो काफी डिटेल में बात करी है। अब तीनों टॉक्स को मैं एक लिंक करके आई विल क्रिएट प्रॉब्ली अ प्लेलिस्ट एंड पुट इट आउट सो दैट ऑल ऑफ यू कैन एक्चुअली जस्ट फॉलो दैट। तीन देखने हैं ये, सो ये तीन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली। एंड सर, as always, can't thank you enough, and I shall see you back on the show on Saturday. श्योर, थैंक यू Thank you सर, so much. थैंक यू। Jai Hind.